रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आईनी तरमीम के हवाले से कुछ अहम चीजें मैं आपको बता देता हूं, और वो बताना इसलिए जरूरी है ताकि एक ही जगह पे आसानी से सबको समझ आए कि इस आईनी तरमीम में जुडिशरी के साथ हुआ क्या है। ये चंद नुकात इंटरनेशनल मीडिया पे भी आए हैं, और जब मैंने देखा तो आज बेशुमार आलमी सतह पे जो मीडिया है उन्होंने इसको छापा हुआ है। दर्जनों आलमी अखबार, जरीदे, और सारे इसको नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी सबका ये कहना है कि ये काम पाकिस्तान में ठीक नहीं हुआ। इसको अदलिया पे एक तरह के हमले के तौर पे लिया जा रहा है कि अदलिया पे हमला हुआ है। अब आप इसमें ये देखें कि एक तो जो आईनी तरमीम पास करने का तरीका है उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि तरीकाकार गलत था। लोगों को उठाया गया, हिरासा किया गया, लालच दी गई, फिर 63A के जरिए कैसे सहूलतकारी की गई। नंबर एक तो यह है। नंबर दो ये है कि जब तक ये आईनी तरमीम पास नहीं हो गई, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों से अवाम को बेखबर रखा गया। अवाम को पता ही नहीं था कि उनके आइन के साथ क्या होने जा रहा है। तो दूसरी चीज ये है। फिर तीसरी चीज एक और जो पॉइंट आउट हुई वो ये है कि आधी रात तक ये आईनी तरमीम चलती रही। यानी रगमाल बनाया हुआ था लोगों को, और रात गए तक इसको चलाया गया। 3 बज गए, 4 बज गए। तो इस तरीके से जिस उजलत में इसको पास करवाया गया उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। फिर जो चीज की गई है इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बॉडी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इस बॉडी में पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर दिया गया है। यानी इसमें अब MNAs और सेनेटर्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसकी वजह से जो अदलिया है उसमें सियासी मुदाखलत अब बढ़ जाएगी। यानी पहले भी अदलिया में सियासी मुदाखलत होती थी, सियासी जजेस होते थे। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि जजेस ने सियासत कर रहे थे तो इसलिए हमने आईनी तरमीम की, नहीं। एक्चुअली अब इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया में सियासी मुदाखलत बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को इसमें शामिल कर दिया गया है। और आईनी बेंचों की तश्कील, यानी ये जो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाए जाएंगे, इनका सरबराह कौन होगा, इसमें कौन कौन से 4 जजेस शामिल किए जाएंगे हर अदालत में, ये जो बेंच है ये बेंच अब पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे। यानी यही कमेटी बनाएगी। तो पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि कौन कहां पे जज होगा। और देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून साजी करना, आइन साजी करना। उसकी तशरीह करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उन्होंने आईनी बेंचेस बना दिए हैं कि जनाब ये बेंचेस अब इसकी तशरीह करेंगे। अपनी मर्जी का बेंच बनाओ, अपनी मर्जी की तरमीम करो, और अपनी मर्जी के बेंच से अपनी मर्जी की तरमीम को आगे बढ़ा दो। यानी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब है वो भी अब एक सियासी नौयत की चीज बन गया है। यानी 3 चीफ जस्टिस जो मुतवक्के होंगे, उन तीनों को इस बात की मुसीबत पड़ी होगी कि हुकूमत को मेरे से ज्यादा खुश रहना चाहिए। इतने जो मिसाल के तौर पर वहां 12 मेंबर्स हैं, तो हर चीफ जस्टिस का जो उम्मीदवार है वो ये कोशिश करेगा आइंदा कि 12 में से कम 8 को वो अपने साथ खुश रख सके, या कम से कम एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को जितना हो सकता है खुश रखे, ताकि मैक्सिमम मेंबर्स उनके साथ आकर खड़े हो जाएं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं। जो आजाद बॉडीज होती है ना, उनमें हुकूमत और अपोजिशन के कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। जैसे नैब है वो किसी के जरिए असर काम नहीं करता। जैसे इलेक्शन कमीशन है वो किसी के जरिए असर काम नहीं करता। जैसे निगरान हुकूमतें बनती हैं वो भी किसी के जरिए असर काम नहीं करती। तो इन चीजों के लिए अपोजिशन और हुकूमत की एक जैसी नुमाइंदगी होती है, दोनों के कंसेंसस से होता है। लेकिन यहां हुकूमत ने जो कमेटी बनाई जजेस के लिए, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा तनासुब रख दिया है जिसमें 2/3 भी चाहिए होगी, और तनासुब ऐसा बनाया कि वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो यहां पे 1-2 नंबरी ये भी हो गई है। एक और काम जो इसमें किया गया वारदात, वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनकी कारकर्दगी का जायजा लेकर उनको हटाने का इख्तियार भी अब हुकूमत के पास आ गया है। यानी इसी पार्लियामानी कमेटी के बाद पार्लियामेंटेरियन इसके अंदर शामिल है ना, तो उनके बाद ये इख्तियार आ गया कि जायजा लेकर जब चाहें जजों को निकाल दें। यानी जो जज हुकूमत के दबाव में नहीं आएगा या हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं चलेगा, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब इनका इंपैक्ट क्या आने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1 तो आप ये याद रखें कि मजीद तरामीम भी आ सकती हैं और मजीद कानून साजियां भी हो सकती हैं। क्योंकि देखें ना, आईनी बेंच बनने के बाद हुकूमत के ऊपर से खतरे की ये तलवार
जो लटक रही है वो हमेशा के लिए हट जाएगी कि हमने कोई अगर कानून बना दिया, फर्ज करें कोई स्याह कानून बना दिया, या हुकूमत कोई गलत तरमीम ले आई, या कोई स्याह कानून बना दिया, या हुकूमत ने कोई गलत गैर आईनी काम कर दिया, तो हुकूमत के ऊपर से ये डर और खौफ खत्म हो गया है कि हुकूमत को कोई सवाल जवाब होंगे। मिसाल के तौर पे फौजी अदालतों पे अब हुकूमत एक नई तरमीम कर देती है या एक कानून बना देती है कि उठाओ सबको डालो फौजी अदालतों में। फर्ज कर ले, मैं अभी हुआ नहीं लेकिन फर्ज करें हुकूमत ये करती है, तो इस मामले को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहां चैलेंज करेगी? आईनी अदालत में। तो आईनी अदालत का जो बेंच है वो किसने बनाया हुआ है? तो जो आईनी बेंच है वो तो हुकूमत ने बनाया हुआ है। तो हुकूमत ने अपनी मर्जी से वहां पे जजेस रखे हुए हैं, लिहाजा हुकूमत जो मर्जी कानून पास करे, जो मर्जी ऑर्डिनेंस पास करे, हुकूमत जो मर्जी आईनी तरमीम करे, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या कोई भी अपोजिशन होगी वो उसको इसलिए चैलेंज नहीं कर पाएगी क्योंकि हुकूमत की मर्जी के बेंच में ही उसने चैलेंज होना है। तो जब मर्जी का बेंच है तो फिर मर्जी का फैसला भी है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। एक और चीज होने जा रही है, पाकिस्तान में आजादी इजहार राय पर अब तकरीबन पाबंदी लग जाएगी। एक तरह से पहले ही पाबंदी है लेकिन मजीद लग जाएगी। हुकूमत ऐसे कानून पास करेगी जिनके बाद कोई बोल नहीं सकेगा, और जो बोलना चाहेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतायज होंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो झूठ ट्वीट किया गया या झूठा प्रोपेगेंडा किया गया वो एक सूबाई वजीर है पंजाब की, उन्होंने किया है। अब उनके प्रोपेगेंडा के ऊपर क्या कोई शख्स अदालत में जा सकता है? अदालत से जाकर इंसाफ मांग सकता है, FIA में जा सकता है, किसी जगह पे वो इंसाफ की फराहमी के लिए दरवाजा खटखटा सकता है? तो नहीं कर सकता। लेकिन वो जो वजीर है उसके झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर बाकी लोगों पे फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो देखिए, पिक एंड चूज का इख्तियार हमेशा हुकूमत के पास रहता है। हुकूमत जब कवानीन बनाएगी आवाजों को घोंटने के लिए, लोगों के गले दबाने के लिए, आजादी धारे राय को दबाने के लिए, तो उस पर अमल दरामद के लिए वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेगी जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, और जो लोग हुकूमत पे तनकीद नहीं करते वो जितनी मर्जी खिलाफ वर्जी करें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे पिक एंड चूज होता है। तो आजादी इजहार राय को और जमहूरी हक जो लोगों के हैं उनको दबाने की मुकम्मल तैयारी की है। फर्ज करें कि पंजाब हुकूमत एक लॉ पास कर देती है, और पंजाब हुकूमत का लॉ ये होता है कि जी अब पंजाब में कोई भी एहतजाज कर ही नहीं सकेगा जब तक ये इलेक्शन से 2 महीने पहले तक का टाइम नहीं आ जाता। यानी जब इलेक्शन आएगा तब आप एहतजाज करेंगे, उससे पहले आप एहतजाज कर ही नहीं सकते। पंजाब हुकूमत ने एक लॉ पास कर दिया, तो ये मामला जाएगा कहां पे? सूबाई आईनी बेंच के सामने। सूबाई आईनी बेंच बनाया किसने? हुकूमत ने बनाया है, तो फैसला किसके हक में आएगा? ये मामला तो आपको कह रहा हूं कि ये इस तरह नहीं होंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताया कि बड़ा क्रिटिकल है ये मामला। आगे ऐसे बढ़ेंगे। अब 3 जजेस हैं जी, जिनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। नंबर 1 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, नंबर 2 जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, और नंबर 3 जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब है। जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में सारे ये कह रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा और वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले हैं, ये कहा जा रहा है उनके बारे में। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबरें देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जस्टिस याया अफरीदी साहब अपनी 8 साल की सर्विस को 3 साल में कन्वर्ट करेंगे? एक सवाल ये है। अब उनको ये वादा किया जाएगा जी कि आपकी क्योंकि रिटायरमेंट नहीं होगी तो 3 साल आप चीफ जस्टिस रहे, आपकी रिटायरमेंट के ऊपर बाकी पड़ी होगी, बाद में हम आपको कोई और आईनी अदालत या आईनी बेंच या कोई और चक्कर चलाएंगे, कोई और कानून लाएंगे। कोशिश तो ये करेंगे, लेकिन देखिए ये सारी चीजों ने एक बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट कर दिया इस मुल्क में। अगर जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। हुकूमत के पास उसके अलावा कोई और चांस नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जस्टिस याया अफरीदी साहब के हवाले से यानी 2 लोगों के बारे में ना कोर्ट रिपोर्टर्स बड़े क्लियर है। मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो ऐसी बात करते हैं जैसे यानी मुझे उसके अंदर इतना नॉलेज नहीं है। अब मुझे ये कहने दीजिए आप कि मैं अदालत में और अदालत में जजेस के रवैये और जजेस के जो उनके कैरेक्टर है उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते हैं वो चंद बातें बता रहे हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी साहब से बिल्कुल आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये कह दें कि जनाब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन रहा, मैं माजरत चाहता हूं, मैं जब मेरी बारी आएगी मैं बाद में बन जाऊंगा। मुमकिन है वो ये कर दें,
नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इतनी बड़ी चट्टान है हुकूमत के सामने खड़ी हुई, उसको हटाना आसान नहीं है। उसके बारे में मैंने उन्हें कहा जी अब तक किया क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने? अब तक इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इतनी गैर आईनी चीजें हो रही हैं, इतनी जुल्म और ज्यादती खुल के हो रही है, तो मंसूर अली शाह साहब ने या बाकी जजेस ने क्या किया? तो उन्होंने कहा जी आप अभी जानते नहीं हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत मजबूत हैं और पूरी जुडिशरी उनके पीछे खड़ी हुई है। ये क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकील, और वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। और जिन लोगों का ये दावा है या जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि इस तरमीम के जरिए से अदलिया को कमजोर करें, तो वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, बल्कि वो एक मजबूत चीफ जस्टिस भी होंगे। ये दावे फौज चौधरी साहब ने भी कहा अभी, और जर्नलिस्ट है वो भी ये कह रहे हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं, और बार बार ये बात सामने आ रही है। तो जनाब ये वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे बहस है। एक चीज और, गार्डियन ने, अल जजीरा ने, गल्फ टुडे ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, खलीज टाइम ने, DW न्यूज ने, BBC ने, बेशुमार इसके ऊपर इंटरनेशनली कवरेज हुई है, लेकिन ज्यादा कवरेज इस पे नेगेटिव हुई है। ज्यादा क्या, मैक्सिमम ही सारी नेगेटिव हुई है। पॉजिटिव कवरेज इस आईनी तरमीम की क्या होगी? ICJ ने इसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया और बड़े खुले अल्फाज के अंदर तहफुजात का इजहार किया। एक तरह की मजम्मत है वो। 60 के करीब दुनिया के बेहतरीन ज्यूरिस्ट इसका हिस्सा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये क्या तरमीम कर दिया आपने पाकिस्तान के अंदर। तो अदलिया के ऊपर ये एक बहुत बड़ा अटैक है, एक बहुत बड़ा हमला है। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें कुछ चीजें जो है वो उनको तस्लीम भी करना चाहिए, कुछ चीजों को मानना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको सीखेगी जब तो वो आगे बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ ने माजी में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का फायदा भी उठाया, ये बात ठीक है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसे काम करती थी जिससे तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल फायदा भी होता था, और वो उस वक्त इसको एंजॉय भी करते थे। लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसका उसके साथ आप मुवाजना इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत में बहुत फर्क है। कल अगर तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी तो आज उनके सारे मुखालिफिन बेनिफिशरी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के सारे मुखालिफिन को कभी इतनी मार नहीं पड़ी जितनी तहरीक इंसाफ को पड़ी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और बाकियों को मार पड़ रही थी तो इन्होंने तो कोई सबक नहीं सीखा। ये तो आज भी वही गंदे काम कर रहे हैं, ये तो आज भी गैर जमहूरी हैं, ये तो आज भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो तहरीक इंसाफ ने इससे क्या सीखा, इसके बारे में फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि क्या तहरीक इंसाफ दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी तरह की पींगे चढ़ाती है, या तहरीक इंसाफ अब एस्टेब्लिशमेंट को उसके रोल के अंदर रखती है। डिपेंड करता है ना। तो तहरीक इंसाफ ने, इन्होंने तो कुछ नहीं सीखा, ना नून लीग ने सीखा, ना पीपल्स पार्टी ने सीखा, ना फजलुर रहमान साहब, बाकी जमातों ने, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, क्या तहरीक इंसाफ ने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आज इमरान खान की बहन आज भी जेल के बाहर खड़ी है अपने भाई को मिलने के लिए। क्या कभी नवाज शरीफ के साथ ये हुआ है? क्या कभी आसिफ अली जरदारी के साथ ये हुआ है? वो रोजाना जाती है अपने भाई को जेल के बाहर मिलने के लिए, कभी इस अदालत में, कभी इस अदालत में। वो और कुछ नहीं, वो कह रही है मेरे भाई से मेरी मुलाकात तो करवा दें। तो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा मुलतवी कर दी गई हैं लंबे अरसे तक के लिए। उनके केसेस भी जो है वो आगे शिफ्ट किए जा रहे हैं, सहाफियों से भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली इमरान खान को पार्टी से अलग थलग किया हुआ है। अब तहरीक इंसाफ को करना क्या है, दो चार चीजें आप अपने ध्यान में रखें। मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड उनके पास क्या है, पार्टी में इनकी डिस्कशन हो रही है। जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें एहतसाब करना चाहिए, जो हमारे अंदर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने ज्यादती की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा, और वो एहतजाज में नहीं आते और किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं अपने आप को लाइव रखते हैं, उन्होंने कहा जी उनका एहतसाब होना चाहिए। दूसरा, पार्टी को मायूसी से इस वक्त बचाना होगा। तीसरा, तहरीक इंसाफ को ये जो कमेटी बनी है इसमें जाने के हवाले से बड़ा मोहतात फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ये पॉलिटिक्स है। अगर वो इसका बाइकआउट करते हैं तो सिचुएशन कुछ और होगी, इसके अंदर जाते हैं तो सिचुएशन कुछ और होगी। और तहरीक इंसाफ का पूरा मेन फोकस अब एक ही चीज पे होना चाहिए, क्योंकि इनकी तमाम चीजें, चाहे इनका इलेक्शन है, बल्ले का निशान छीनना है, टॉर्चर है, 9 मई के मुकदमात हैं, या इलेक्शन के अंदर धांधली है, या जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ हुआ इस आईनी तरमीम तक, उस सारे में मरकजी किरदार इमरान खान साहब हैं। जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे तहरीक इंसाफ इस भंवर से नहीं निकल सकेगी। तो तहरीक इंसाफ को बाकी सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले फैसला यह करना पड़ेगा कि इमरान खान को रिहाई कैसे दिलवानी है,
कुछ भी करके इमरान खान को बाहर लाने के लिए उनको रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है। बाकी चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।